लालची व्यापारी। भागलपुर नाम के गांव में विनोद अपनी पत्नी अनीता के साथ एक छोटे से मकान में रहता था। उनकी शादी हाल ही में हुई थी। विनोद कपड़ों का व्यापारी था। वे होलसेल का माल सस्ते में लेकर रिटेल में महंगे में बेचता था। विनोद का कपड़ों का व्यापार ठीक ठाक चल रहा था। उसके पास पर्याप्त धन था जिससे वे अपना और अपनी पत्नी का गुजारा चला सके। परंतु विनोद की पत्नी अनीता बहुत लालची थी। उसे नए नए सोने के गहने और आभूषणों का शौक था। वे एक बार जिस गहने को पहन लेती थी फिर उसे अगली बार नए गहने चाहिए होते थे। एक बार विनोद थक हार कर अपनी दुकान से घर वापस आता है। तभी वे अपनी पत्नी अनीता से कहता है, अनीता, एक गिलास पानी लेकर आओ, आज मैं बहुत थक गया हूँ। जी हाँ, पानी तो मैं ले आती हूँ, पर मेरे सोने के गहने कहाँ हैं? आपने मुझसे सुबह वादा किया था कि आप घर आते वक्त मेरे लिए सोने के गहने लेकर आएंगे। हाँ अनीता, मुझे याद था, पर आज दुकान पर इतना काम था कि मैं तुम्हारे गहने लाना ही भूल गया। हाँ हाँ, सीधा सीधा कहिए ना कि आपके पास मेरे गहने खरीदने के लिए पैसे नहीं है, गरीब कहीं के। अनीता, बस करो तुम, बहुत हो गया तुम्हारा। जब से घर आया हूँ बकबक करती जा रही है। विनोद की डांट सुनकर अनीता रोने लग जाती है और विनोद उसे मनाने लग जाता है। सॉरी अनीता, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। नहीं, आपको मेरी कोई परवाह नहीं है, जाइए, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अनीता, मुझे माफ कर दो, कल मैं कैसे भी करके तुम्हारे लिए सोने के गहने लेकर आऊंगा। नहीं, पहले आप मुझे सोने के गहने लाकर दीजिए, फिर मैं आपसे बात करूंगी। अगले दिन विनोद सोने के गहने लेने अपने घर से निकल जाता है। रास्ते में चलते चलते वे कुछ सोचने लग जाता है। यार, मैं सोने के गहने कैसे खरीदूंगा? मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं। यार, अगर मैं अपने दोस्त रतन के साथ मिलकर किसी अमीर आदमी के घर चोरी करूं तो बात बन सकती है। हाँ। विनोद वहां से अपने दोस्त रतन को मिलने चला जाता है। रतन भी बहुत लालची व्यक्ति था। वे हर वक्त ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए आतुर रहता था। विनोद रतन से कहता है, और भाई रतन, क्या हाल चाल? बस बढ़िया भाई। ए भाई रतन, क्या दिन रात मेहनत करता है? मेरे पास एक प्लान है जिससे हम बहुत जल्दी मालामाल हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल भाई, बताओ कौन सा प्लान है? रतन, आज हम रात को हमारे गांव के सबसे अमीर आदमी के घर चोरी करने जाएंगे। सही कहा भाई, हम रात को चुपके से जाएंगे और सारा माल लूटकर वहां से भाग जाएंगे। विनोद और रतन गांव के एक अमीर आदमी के घर चोरी करने का प्लान बनाते हैं। रात को वे दोनों उस अमीर आदमी के घर के पास पहुंचते हैं और चुपके से उसके घर में घुस जाते हैं। वे अंदर पहुंचकर उस अमीर आदमी के घर की तिजोरी लूट लेते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। वे भागते भागते सीधा अपने अड्डे पर पहुंच जाते हैं। तभी रतन विनोद से कहता है, भाई बहुत मजा आया, उस अमीर आदमी को हमने लूट डाला। हाँ बिल्कुल सही कहा रतन। ये लो रतन, जैसे कि तय हुआ था, आधा माल तुम्हारा आधा माल मेरा। लाओ भाई लाओ। विनोद वे चोरी का माल लेकर अपने घर चला जाता है। जैसे ही वे अपने घर पहुंचता है वे चोरी का माल अपनी पत्नी अनीता को दिखाता है। अनीता बहुत खुश हो जाती है और कहती है, वाह जी वाह, आप इतना सारा सोना मेरे लिए लेकर आए हो, वाह, मजा आ गया। हाँ, ये सारा सोना तुम्हारे लिए है। ठीक है, अब आप कल मुझे हीरों के गहने ला कर देना। ठीक है, जैसा तुम कहो। अगले दिन विनोद अपने घर से निकल जाता है और सीधा रतन के पास पहुंच जाता है। विनोद रतन से कहता है, रतन कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया भाई। भाई कल हमने कोशिश तो की, पर हमने कल बहुत छोटा हाथ मारा, आज हम बहुत बड़ा हाथ मारेंगे। वो कैसे भाई? आज हम पास के शहर में जाकर बैंक लूटेंगे। भाई प्लान तो सही है, पर अगर हम पकड़े गए तो? डरो मत रतन, अपने साथ 2 आदमियों को और ले आना, बैंक लूटने में मदद होगी। ठीक है भाई। थोड़ी देर बाद विनोद रतन और उनके 2 साथी गाड़ी में बैठकर वहां से शहर के लिए निकल पड़ते हैं और सीधा भागलपुर बैंक पहुंच जाते हैं। वे चुपके से बैंक के अंदर घुसते हैं।
और सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड को मार देते हैं। उसके बाद वे बैंक के अंदर जाते हैं। तभी विनोद हवा में फायर कर देता है और कहता है, सब लोग जहां पर हो वहीं पर खड़े हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें बंदूक से उड़ा दूंगा। तुम दोनों यहीं रुको, हम बैंक की तिजोरी लूट कर लाते हैं। यस बॉस। तभी विनोद और रतन वहां से बैंक की तिजोरी लूटने चले जाते हैं। बैंक के हाई सिक्योरिटी रूम में पहुंचकर वे बैंक की पूरी तिजोरी लूट लेते हैं। फिर वे चारों वहां से भाग जाते हैं और सीधा अपने अड्डे पर पहुंच जाते हैं। वे सारा माल आपस में बांट लेते हैं। उसके बाद विनोद और अनीता के पास पैसा ही पैसा होता है। उन्हें अब किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। वहीं दूसरी ओर भागलपुर पुलिस स्टेशन में चोरी की कई कंप्लेंट्स आती है। एक अमीर आदमी इंस्पेक्टर से कहता है, इंस्पेक्टर साहब, कल रात को मेरे घर में चोरी हो गई। वो चोर हमारी पूरी तिजोरी खाली करके चले गए। इंस्पेक्टर साहब, हमारा पूरा बैंक लूट गया। 4 चोर आए और बंदूक की नोक पर हमारा पूरा बैंक लूट कर चले गए। कृपया उन्हें पकड़िए। आप चिंता मत कीजिए, हम जल्द ही उन चोरों को पकड़ लेंगे। उसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर अपनी इन्वेस्टिगेशन करने लग जाते हैं। वहीं दूसरी ओर विनोद और अनीता चोरी के माल का मजा ले रहे होते हैं। विनोद ने कभी अपने जीवन में इतना पैसा नहीं देखा था। चोरी करके उसके मन में और भी लालच आ गया था। अगले दिन वे फिर से अपने दोस्त रतन से मिलता है और उसे कहता है, कैसे हो भाई रतन? बहुत बढ़िया भाई। रतन, मेरे पास एक और प्लान है। आज हम एक और बैंक में चोरी करेंगे। भाई, तू पागल हो गया है क्या? अभी अभी हमने एक बैंक लूटा है, अब हम एक और बैंक नहीं लूट सकते। पकड़े जाने का खतरा है। पर भाई, मुझे और पैसा कमाना है। भाई, मेरे पास एक और प्लान है जिससे ना तो पकड़े जाने का डर है और माल भी बहुत आएगा। जल्दी बताओ, कौन सा प्लान है तुम्हारे पास? भाई, हम अपने गांव के पास के जंगल में जाकर लकड़ी काटना शुरू कर देते हैं। उस जंगल में बहुत सारे पेड़ लगे हैं जिन पर बहुत ही कीमती लकड़ी है। अगर हम उस लकड़ी को ब्लैक में बेचेंगे तो हमारे पास बहुत सारे पैसे आएंगे। बिल्कुल सही कहा भाई, वैसे भी हम व्यापारी हैं, हम उन लकड़ियों का ब्लैक में धंधा करेंगे। लालच में फंसकर विनोद ज्यादा पैसा कमाने के लिए अंधा हो चुका था। विनोद और रतन गांव के पास के जंगल में जाकर पेड़ काटना शुरू कर देते हैं और फिर वे लकड़ी ब्लैक में बेच देते हैं। धीरे धीरे वे बहुत मालामाल हो जाते हैं। फिर एक दिन विनोद रतन से कहता है, भाई, अगर हम इस जंगल के जानवरों को मारकर या पकड़कर उनका व्यापार करें तो हमारे पास और भी ज्यादा माल आ जाएगा। हम अपना प्राइवेट बंगला, गाड़ी, जेट और बाकी सब चीजें खरीद सकेंगे। हाँ, बिल्कुल सही कहा भाई। फिर विनोद और रतन जंगल के जानवरों को मारना और पकड़ना शुरू कर देते हैं। वे उन्हें ब्लैक मार्केट में महंगे दामों पर बेचते हैं और खूब पैसा कमाते हैं। वे पास के तालाबों से मछलियों को पकड़ते हैं और उन्हें बेचना भी शुरू कर देते हैं और मोटा पैसा कमाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद गांव के लोगों को शक हो जाता है कि कोई जंगल के पेड़ों को काट रहा है और जंगली जानवरों को बेच रहा है। वे भागलपुर पुलिस स्टेशन में जाते हैं और इंस्पेक्टर साहब को सारी बातें बताते हैं। एक आदमी इंस्पेक्टर से कहता है, इंस्पेक्टर साहब, हमारे गांव के पास में जो जंगल है वहां पर पेड़ और जंगली जानवर गायब हो रहे हैं। कोई चोर वहां पर गैर कानूनी धंधा कर रहे हैं। कृपया उन्हें पकड़िए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम जल्द ही उन्हें पकड़ लेंगे। तभी इंस्पेक्टर साहब कुछ सोचने लग जाते हैं। पहले अमीर आदमी के घर में चोरी और फिर बैंक का लूटना, उसके बाद जंगलों के पेड़ों का कटना और जंगली जानवरों का गायब होना, ये सब एक ही बात का संकेत है। उस गांव में कोई तो है जो अपने लालच को पूरा करने के लिए ये सब गैर कानूनी काम कर रहा है। अब इन लालची लोगों को इनका लालच ही पकड़वाएगा। अगले दिन इंस्पेक्टर साहब गांव के लोगों की मदद से पूरे गांव में एक अफवाह फैला देते हैं कि भागलपुर गांव के पास के जंगल में 150 साल पुरानी एक गुफा है जिसमें बहुत सारा खजाना छुपा है। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल जाती है और रतन ये बात विनोद को बताता है। भाई, एक बहुत पते की बात पता चली है। कौन सी बात, बताओ। भाई, इस जंगल के अंदर 150 साल पुरानी एक गुफा है जिसमें बहुत सारा खजाना छुपा है। अगर हम उस गुफा को ढूंढ लें और खजाना बाहर निकाल लें तो सारी उम्र हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम मालामाल हो जाएंगे।
सही कहा भाई, हम आज इस जंगल में जाएंगे और उस गुफा को ढूंढेंगे और सारा खजाना बाहर निकालकर यहाँ से गायब हो जाएंगे। उसके बाद विनोद और रतन उस जंगल में चले जाते हैं। काफी चलने के बाद उन्हें एक गुफा दिखाई देती है। वे उस गुफा के अंदर घुस जाते हैं और खजाना खोजने लगते हैं। तभी पुलिस इंस्पेक्टर और उनके साथी विनोद और रतन को घेर लेते हैं और उनकी बहुत पिटाई करते हैं। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं, क्यों भाई रतन और विनोद, तुम दोनों तो कपड़ों के व्यापारी हो, तुम कब से ये गैरकानूनी धंधा और चोरी करने लग गए? इंस्पेक्टर साहब, मैंने लालच में आकर यह सब किया। मुझे ज्यादा धन कमाना था, इसलिए मैंने इस रतन के साथ मिलकर यह सब काम किया। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए? तुमने सबसे पहले एक अमीर आदमी के घर जाकर चोरी की, फिर बैंक में डाका डाला, फिर जंगल में जाकर पेड़ काटे और जानवरों का गैर कानूनी धंधा और व्यापार किया। तुम तो बच नहीं सकते, तुम लंबे समय के लिए अंदर जाओगे। उसके बाद विनोद और रतन की अदालत में पेशी होती है और उन पर कई आरोप लगाए जाते हैं। जज साहब, इन दोनों ने बहुत ही गलत काम किए हैं। इन्होंने सबसे पहले एक अमीर आदमी के घर जाकर चोरी की, फिर बैंक में डाका डाला, उसके बाद जंगल में जाकर लकड़ी काटी और जानवरों का गैर कानूनी धंधा और व्यापार किया। ये दोनों माफी के नहीं, सजा के लायक हैं। उसके बाद जज साहब अपना फैसला सुनाते हैं। विनोद और रतन, तुम दोनों ने बहुत ही गलत काम किए हैं। जंगली जानवर और वन संपदा किसी की निजी संपत्ति नहीं है कि जब चाहे उसे कोई भी बेच दे। और यह अदालत तमाम आरोपों के आधार पर विनोद और रतन को एक अमीर आदमी के घर चोरी करने के आरोप में, बैंक में डाका डालने के आरोप में, जंगल में लकड़ी काटने के आरोप में और जंगली जानवरों का गैर कानूनी धंधा और व्यापार करने के आरोप में 50 करोड़ रुपए का जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। दिस केस इज क्लोज्ड। तो दोस्तों, इस प्रकार विनोद और रतन को उनके लालच, चोरी और गैर कानूनी धंधे के परिणाम स्वरूप उम्र कैद की सजा मिली। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लालच व्यक्ति को अंधा कर देता है। वे व्यक्ति को ज़्यादा धन कमाने के लिए गलत काम करने पर मजबूर कर देता है। और जंगली जानवर और वन संपदा किसी भी क्षेत्र या देश की शान होते हैं। इसलिए यह हर नागरिक का परम कर्तव्य है कि वह जंगली जानवरों और वन संपदा की रक्षा करे।